इन द फिगर अ पक ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, पक होता है कोई भी अगर कोई मास हो या जो भी जो स्मूथली मूव कर सके, अ पक ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन यानी ये प्लेन फ्रिक्शनलेस है, इज गिवन एन इनिशियल स्पीड v नॉट, ये v नॉट स्पीड से इनिशियली मैं इसको ऐसे मूव कर देता हूं। द पक इज अटैच टू अ स्ट्रिंग दैट रैप्स अराउंड अ वर्टिकल पोल, ये मेरा एक वर्टिकल पोल है और इस पोल के अराउंड जब मैं इसको ऐसे v नॉट स्पीड से मूव करा रहा हूं तो ये रैप करता जा रहा है, लिपटता जा रहा है, उसके अराउंड ये वाउंड रैपिंग होती जा रही है। तो ऑब्वियसली जब रैपिंग होती जा रही है तो कुछ होगा, एनर्जी चेंज होगा या मोमेंट एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। द रेडियस ऑफ द पोल इज स्मॉल बट नॉन जीरो, ये जो पोल है इसका रेडियस स्मॉल कुछ है, उसको मैं 1 कह लूंगा, लेकिन ये नॉन जीरो है, रेडियस इसका जीरो नहीं है। सो एज द पक ग्रेजुअली स्पाइरल्स इनवर्ड, अब ये जो पक है या जो मास m है ये धीरे धीरे स्पाइरल होते होते अंदर की ओर इससे रैप करता जा रहा है इस पोल के। तो अब आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, E is conserved, L is conserved, both E and L are conserved और neither is conserved। तो जैसा ये पिछला क्वेश्चन था कि हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स से एक मोशन को धीरे धीरे टुवर्ड्स होल नीचे पुल कर रहे थे, उससे कुछ सिमिलर सा सिचुएशन है इसमें, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई होल नहीं है, लेकिन हमने एक मोशन v नॉट दे दिया और ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है तो ये अपने आप क्या है, इसके पोल के अराउंड वो रैपिंग होता जा रहा है। तो हमें पूछा गया है कि E कंजर्व्ड है या L कंजर्व्ड है, और L क्या है, L इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पक रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द पोल, यानी ये जो पोल है इसका सेंटर कहीं पर होगा O, उसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम इस मास m का फाइंड करना है। अब हमें दिखाना है कि इसमें E कंजर्व्ड होगा या L कंजर्व्ड होगा या कोई कंजर्व नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, तो इसमें E कंजर्व्ड होगा। अब E कंजर्व्ड क्यों होगा, ये देखिए फ्रिक्शनलेस प्लेन है तो फ्रिक्शन के कारण कोई ना एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। दूसरा रहा, इसमें टेंशन की बात हो रही है कि भाई टेंशन जब लग रहा है और कुछ मोशन भी हो रहा है, ये स्पाइरलिंग इनवर्ट कर रहा है, तो जरूर जो मेरा टेंशन है कुछ वर्क डन करके इस मास के एनर्जी को चेंज तो नहीं कर रहा है। तो मैं कहूंगा इस मास के एनर्जी को चेंज वो नहीं करेगा, उसको मैं अभी प्रूव करूंगा मैथमेटिकली। तो देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि सपोज ये मेरा पोल है और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये सपोज इस तरह हॉरिजॉन्टल है और ये सपोज ये x एक्सिस के अलॉन्ग ही है, ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने ले लिया है। और मैंने क्या किया कि इसको वेलोसिटी v नॉट दिया है, और वेलोसिटी v नॉट जो मैंने इसको दिया है ये इस डायरेक्शन में दिया है ताकि ये रैपिंग करने लगे। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसको दिया गया है ये परपेंडिकुलर है। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन में तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं था कि ये वेलोसिटी इसको हमने परपेंडिकुलर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये इसके वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही होगा इनिशियल जो दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को आप इस डायरेक्शन में दे नहीं सकते हैं, क्यों इस डायरेक्शन में देंगे तो ये स्ट्रिंग तो फिक्स लेंथ का है, ये स्ट्रिंग तोड़ के तो ये पोल से आगे जा नहीं सकता है। सिमिलरली आप वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया तो क्या होगा कि ये जो आपका टाइट स्ट्रिंग है वो स्लैक कर जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, और फिर ये जो पूरा स्पाइरल मोशन और अच्छे से हो रहा है वो कुछ नहीं होके जैसे ही ये एक बार ये स्ट्रिंग आपका स्लैक हुआ, इसका टेंशन भी खत्म हो जाएगा, फिर वो सीधा बिल्कुल कोई आर्बिट्रेरी सा मोशन होकर वापस यहाँ पर पोल से टकरा जाएगा। तो वो जब क्वेश्चन में जब भी दिया गया है कि ये स्पाइरलिंग इनवर्ड काफी अच्छा सा स्मूथ सा कोई अगर मोशन हो रहा है तो इट इज अंडरस्टूड कि ये जो वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर ही हो सकता है, इधर देने में या इधर देने में वो मोशन नहीं हो सकता। पहली बात है बाहर की तरफ तो आप दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ देंगे तो ये मोशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड लेंथ है इस स्ट्रिंग का और ये आगे इसको पोल से तोड़ के ये मेरा मास m जो है वो जा नहीं सकता। अंदर की ओर इसमें वेलोसिटी हो नहीं सकती, क्योंकि अंदर की ओर वेलोसिटी देंगे तो ये स्ट्रिंग जो है वो पूरा लूज हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो ये हुआ इनिशियल। तो इनिशियली मैं मान लेता हूं कि इसका ये जो डिस्टेंस है या जो रेडियस है वो r0 है और वेलोसिटी मैं इसको v नॉट देता हूं। अब थोड़ी देर बाद जब ये मोशन होने लगेगा, अब क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ये स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं कर रही है और ये इसके अराउंड रैप करती जा रही है। तो जब जब ये इसके अराउंड रैप करती जाएगी
तो क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे ये डिस्टेंस r0 है, इसको मैंने वेलोसिटी v0 दे दिया और ये इनिशियली इस डायरेक्शन में है जो मेरे x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। अब थोड़ी देर टाइम t इक्वल टू 0 के बाद सपोज टाइम t पे अगर हम आते हैं तो उस टाइम क्या मोशन हो रहा होगा, तो उस टाइम जो मोशन होगा कि थोड़ा सा जो स्ट्रिंग है वो इसमें रैप हो जाएगा पोल में, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज होगी, चेंज होके मान लेते हैं कुछ इसकी वेलोसिटी v हो जा रही है, और इसका ये जो वाला जो डिस्टेंस है वो r हो गया है, और ये डिस्टेंस भी घटेगा, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि मेरा स्ट्रिंग जो है इस पोल में रैप करता जा रहा है तो ये डिस्टेंस तो घटता जाएगा। लेकिन ये जो वेलोसिटी है वो अभी भी इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर में रहेगा। अब ये क्यों रहेगा, देखिए वो इसलिए रहेगा कि इसका जो मोशन हो रहा है वो ऐसा मोशन है कि वो हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट, सपोज इंस्टेंट t की मैं बात करूं, टाइम t की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो टाइम t पे भी क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट, जो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पोल का और स्ट्रिंग का, उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए और रेडियस r लेते हुए वहां से वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है कि इसका टाइम t पे मोशन जो हो रहा है, पहली बात तो ये थोड़ा सा रैप अराउंड हो जाएगा तो ये रेडियस r छोटा हो गया, स्ट्रिंग थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन जैसे ही ये जो स्ट्रिंग है पोल से टच होता है तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियसली वो स्टेशनरी हो जाएगा, क्योंकि ये पोल मेरा पूरा स्टेशनरी है, पोल के साथ जो भी स्ट्रिंग आ रहा है वो स्टेशनरी हो जा रहा है, और ये पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल इस पोल के उस रेडियस के टेंजेंशियली होगा। तो अब हर पॉइंट पे इसको समझिए कि मैं जो बोल रहा हूं कि ये ऐसे होगा तो ऐसे क्यों होगा। पहले मैंने ये कहा कि जैसे ही मेरा स्ट्रिंग रैप होता जा रहा है तो जिस पॉइंट पे सपोज टाइम t पे इस पॉइंट पे रैप हुआ, तो ये वाला जो पॉइंट है पहले रैप होने से पहले भले वो कुछ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, जैसे ही वो रैप हुआ वो स्टेशनरी हो जाएगा। क्यों स्टेशनरी होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है वो पोल से रैपिंग करता जा रहा है, पोल मेरा स्टेशनरी है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये स्टेशनरी हो गया। दूसरा है ये जो मेरा स्ट्रिंग है जिसको मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है, ये इस रेडियस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट के अलोंग होगा। टेंजेंट के अलोंग क्यों होगा, आप कहेंगे कि ये अंदर की तरफ ऐसे क्यों नहीं हो जाता है, भाई अंदर की तरफ कैसे ये स्ट्रिंग जाएगा, ये तो पोल है ना, फिजिकल पोल है, वो पोल में तोड़ के तो स्ट्रिंग मेरा घुसेगा नहीं। हाँ ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है तोड़ के नहीं घुसेगा तो ऐसे क्यों नहीं हो जाता है, बाहर की ओर क्यों नहीं होगा, बाहर की ओर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग मेरा बाहर की ओर रहेगा तो इसमें रैपिंग ही नहीं करेगा, तो रैपिंग करने के लिए जरूरी है कि जो मेरा स्ट्रिंग है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो। तो अब देखिए इसका मोशन क्या है कि ये जो है किसी एक टाइम t पे ये इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, क्योंकि यहां पर वो स्टेशनरी है, 0 है इस पॉइंट की वेलोसिटी, और मेरा जो ये मास m है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और ये रेडियस r पे है, तो ये वाला जो है ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री ही क्यों होगा, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं होगा या इस डायरेक्शन में क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा जो रीजनिंग मैंने यहां दी थी, क्योंकि अगर वो इस डायरेक्शन में होना है, क्योंकि वेलोसिटी को अगर इस डायरेक्शन में होना है तो उसके लिए तो क्या होगा कि इस मास m को, इस स्ट्रिंग को तोड़ के, पोल से तोड़ के इधर जाना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता। उसी तरह ये अंदर की ओर इसकी वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अंदर की ओर जैसे ही इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ये मेरा जो स्ट्रिंग है ये लूज हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा और वो मोशन, उसमें टेंशन 0 हो जाएगा। तो हर पॉइंट पे जहां से मैंने r0 से स्टार्ट किया, हर इंस्टेंट पे मोशन क्या हो रहा है, इसका मोशन है जो ये इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको ओरिजिन मानते हुए ये 90 डिग्री पे इसका मोशन हो रहा है। ठीक है, अब 90 डिग्री पे जब मोशन हो रहा है और टेंशन मेरा सपोज इस t है और ये t है, तो अब देखिए क्या है, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो हर पॉइंट पे ये 90 डिग्री है, तो ये वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा। तो वर्क डन बाय टेंशन 0 है, इसलिए इसका एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगा। एनर्जी कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे जो मेरा टेंशन है वो अलोंग स्ट्रिंग लग रहा है, मोशन जो है वो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो फोर्स में और मोशन में 90 डिग्री का एंगल है,
डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, वर्क डन जीरो हो गया, वर्क डन जीरो यानी एनर्जी कांस्टेंट है। एनर्जी कांस्टेंट है तो एनर्जी को मैं क्या लिखता हूं, एनर्जी मेरा होता है हाफ mv²। एनर्जी कांस्टेंट है इसका मतलब मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो अब बात मैं करता हूं कि ये बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस सेंटर ऑफ द पोल। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस सेंटर ऑफ द पोल, सपोज ये मेरा O है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, और इसको फाइंड करना अपने आप में एक और अच्छा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी ओरिजिन O क्या होता है, मास तो रहेगा ही, मास इनटू रेडियस वेक्टर, यानी इस O से लेके इस मास m तक जो एक पोजीशन वेक्टर हो गया उसको मैं RO से नाम देता हूं, RO इंटू क्रॉस विथ द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हर कोई जानता है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी ओरिजिन O इज इक्वल टू मास, मास होना ही है, इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस मास विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन इंटू वेलोसिटी v। ठीक है, अब देखिए ये जो पोल दे रखा है, इस पोल का मैं मान लेता हूं कि इसका रेडियस a है, स्मॉल a से। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस ओरिजिन अगर आपको फाइंड करना है तो क्या ये एंगुलर मोमेंटम, इसमें कोई a का टर्म आएगा, विल इट डिपेंड अपॉन दिस a, या सिर्फ वो इस r पे डिपेंड करेगा, या और कुछ टर्म पे डिपेंड करेगा, या इन दोनों के किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस मास m अबाउट दिस पॉइंट O फाइंड करना है तो वो फॉर्मूला उसका होगा m इंटू आर नॉट इंटू वी क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन क्या इस फॉर्मूला या इस एक्सप्रेशन में a आएगा या r आएगा या दोनों आएगा या कुछ नहीं आएगा और ये कांस्टेंट होगा। तो अब देखते हैं क्या क्या इसमें आएगा। तो सबसे पहले हमें एक पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर यहां से और इसको कनेक्ट कर देता हूं, तो ये जो मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया r0। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इस r0 वेक्टर का इस वेलोसिटी v वेक्टर से। तो ये अब थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो कि ये वेक्टर भी टेढ़ा मेरा है, वेलोसिटी भी कुछ इस तरह से है, दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लूं। तो मैंने हमेशा बताया था कि जब भी आपको किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो किसी एक वेक्टर को आप दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दें। तो देखिए ये जो मेरा r0 वेक्टर है, इसको मैं लिख सकता हूं दिस वेक्टर r0 इज इक्वल टू सम ऑफ दिस a वेक्टर, या जो भी एक रेडियस वेक्टर है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर मैं लिख सकता हूं। देखिए ये मेरा r0 वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन का सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो r0 वेक्टर है, r0 इज इक्वल टू, सपोज मैं इसका नाम देता हूं वेक्टर a, वेक्टर के टर्म्स में वेक्टर a प्लस, अब यहां से यहां लेकर जो वेक्टर है मैं उसको लिख देता हूं वेक्टर r, a प्लस r। r0 इज इक्वल टू दिस वेक्टर a प्लस दिस वेक्टर r। अब यहाँ पे ये एरो इस डायरेक्शन में है तो आप उसको कंफ्यूज मत करिए कि वो एरो मैंने टेंशन के लिए बनाया था या फोर्स के लिए, इसका एरो इस डायरेक्शन में होगा और इसका इस डायरेक्शन में। तो ये जो r0 वेक्टर है इस डायरेक्शन में, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो अब अगर मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है विथ रिस्पेक्ट टू v, L0 फाइंड करने के लिए, L फाइंड करने के लिए, तो मैं लिख सकता हूं L इज इक्वल टू m तो रहेगा ही a प्लस r क्रॉस v। ठीक है, अब देखिए ये करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अभी आप ध्यान से देखिए, जब आप a वेक्टर का v वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों वेक्टर तो पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, कि देखिए ये वेक्टर और v वेक्टर, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है और ये क्या है, रेडियस एंड टेंजेंट, ये भी 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये वाला वेक्टर a और ये v वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर है। तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखा मैंने इसको दो पार्ट में क्यों डिकम्पोज किया था। अब अगर हम आते हैं r क्रॉस v की बात करते हैं, तो ये r वेक्टर और v वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपल r इंटू v। तो इसलिए जब मैं इसको L को लिखूंगा तो a क्रॉस v तो मेरा 0 हो गया, तो r क्रॉस v हो गया rv, तो m r v, यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट O
at any instant is equal to m into this radius vector r at that instant into v। समझ में आया? LO is equal to m into r into v, यानी एंगुलर मोमेंटम जो मेरा है mrv, दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ दिस पोल। अब हम देख रहे हैं कि v तो मेरा कांस्टेंट है लेकिन r तो डिक्रीज कर रहा है, तो जब मेरा v कांस्टेंट है, r डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा L जो है वो भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एनर्जी कांस्टेंट है लेकिन एंगुलर मोमेंटम L डिक्रीज कर रहा है। जो मेरा एंगुलर मोमेंटम L वो आ गया m इंटू वी इंटू आर, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रिंग एट एनी टाइम इंस्टेंट t, और वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है। इसका मतलब एनर्जी कांस्टेंट है, इस क्वेश्चन में एनर्जी कांस्टेंट है लेकिन एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज करता जा रहा है। तो अब आप कहेंगे कि ये मेरा एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है, तो लेकिन ये कर कैसे रहा है? क्योंकि जब भी एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज करेगा यानी कि dl/dt इज नॉन जीरो, इसका मतलब कहीं से टॉर्क लगना होगा। तो ये टॉर्क कौन लगा रहा है, और टॉर्क लगा रहा है तो वो कितना टॉर्क लगा, और मैं कैसे ये प्रूव करूं कि dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क, इस केस में कैसे प्रूव होगा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन मैं इसे भी प्रूव कर रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि अगर एक बार आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप कितना भी टफ प्रॉब्लम हो IIT JEE एडवांस्ड में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ L क्या होगा, यानी कि L डॉट क्या होगा? अब m तो कांस्टेंट ही है, v भी कांस्टेंट है क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है, तो mv इंटू r डॉट, क्योंकि r ही है मेरा जो डिक्रीज कर रहा है। तो अब r कैसे डिक्रीज कर रहा है, आप ये देखिए कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सपोज आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था, इसको वेलोसिटी v नॉट कुछ दिया था और आपके पास ये r नॉट था, पूरा जो स्ट्रिंग था इनिशियली, जब हम लोग इसको इनिशियल v नॉट वेलोसिटी से हमने इसको पुश किया था। तो टाइम t होने के बाद क्या हो रहा है कि इसका जो रेडियस है वो r हो गया घटकर, लेकिन ये कितना घटा कि सपोज ये टाइम t होने पे ये एंगल थीटा हो जा रहा है, यानी कि थीटा एंगल के बराबर जो है ये पोल में रैप हो रहा है स्ट्रिंग। तो ये अगर थीटा है और ये जो है वो a है, इसका रेडियस हमने ये भी यूज किया था a है, तो ये वाला कितना होगा, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, a थीटा होगा। ये सभी जानते हैं थीटा अगर हमारा रेडियन एंगल है, रेडियस a है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो a थीटा होता है। तो जितना भी मेरा ये रेडियस r डिक्रीज कर रहा है वो किसके कारण डिक्रीज कर रहा है, वो इस वाले पोर्शन a थीटा के कारण डिक्रीज कर रहा है। तो हमने क्या रिलेशन में मैं अब लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि r इज इक्वल टू r नॉट माइनस a थीटा। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा, r डॉट इज इक्वल टू, अब ये r नॉट तो कांस्टेंट है, ये इनिशियल लेंथ है, कांस्टेंट है, माइनस a थीटा डॉट। अब थीटा डॉट क्या होगा, थीटा डॉट होगा किस एंगुलर वेलोसिटी से ये थीटा मूव कर रहा है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और इसमें आइडिया दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो थीटा एंगल है इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी इस मास m की, और ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है परपेंडिकुलर होकर, तो इसकी भी अपनी कुछ एंगुलर वेलोसिटी तो होगी। उसको मैं अगर ओमेगा लिख दूं तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ओमेगा है ये थीटा डॉट के इक्वल होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ गए तो समझिए आपकी ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, रोटेशनल काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स सब पे आपका काफी अच्छा कमांड हो जाएगा। अब ये फाइंड करना है कि ये थीटा डॉट है क्या। अब ये जो मास m है इसके पास भी तो कुछ एक एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि ये भी तो कुछ कुछ स्पाइरलिंग करके या सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ जा रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो होगी ही। तो मैं कहता हूं कि बताओ मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो आप रोटेशनल काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को अगर देखिएगा और आपको अगर कहा जाए कि कोई एक आर्बिट्ररी पार्टिकल है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, तो उसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि कोई एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन ले लेते हैं, एक्स एक्सिस ही ले लें, और फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो मेरा पार्टिकल है उसने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना एंगल कवर किया है, कितना एंगल मूव किया है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पार्टिकल मेरा इनिशियली इस डायरेक्शन में था जिसको मैं एक्स एक्सिस नाम दे देता हूं, ठीक है। आफ्टर टाइम टी ये ऐसे हो गया, तो ये जो मेरा मास m है वो कितना डिग्री एंगल मूव किया होगा, थोड़ा ध्यान से सोचिए इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस।
मैं कहता हूं कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये जो मेरा पार्टिकल m है इसने भी थीटा एंगल मूव किया है। तो ये जो पार्टिकल है इसने उस टाइम t में कितना एंगल मूव किया। अब मैं कह रहा हूं कि इसने भी एंगल थीटा मूव किया है। कैसे, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। टाइम t पे ये पार्टिकल का ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कैसा हो गया है, उसका ओरिएंटेशन ऐसा हो गया है। इसी लाइन को अगर मैं थोड़ा सा आगे यहां पे बढ़ा दूं तो ये ऐसे आ जाएगा। अब पता करना है कि ये इसने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इस पार्टिकल m का ओरिएंटेशन कितने डिग्री एंगल से चेंज हुआ है। अब ये डायरेक्शन जो है वो क्या एंगल यहां पे बना रहा है वो मुझे फाइंड करना है। अब जिन लोगों की ज्योमेट्री थोड़ी ठीक होगी वो बता सकते हैं इसको देखकर ही कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब इस डायग्राम में थोड़ा छोटा लग रहा है इसलिए मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं। तो ये वाला एंगल थीटा क्यों होगा उसको मैं इस डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। सेम डायग्राम को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ये देखिए, ये एक रेडियस a है, ये भी रेडियस a है, देखने में नहीं लग रहा है, और ये एंगल सपोज थीटा इसने मूव किया। अब क्योंकि ये वाला टेंजेंशियल है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री है। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये एंगल 90, ये एंगल 90 है और ये थीटा है। तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, सभी जानते हैं सिंपल ज्योमेट्री से 180 माइनस थीटा हो गया। ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या है, थीटा हो गया। तो ये एंगल बेसिकली क्या दिखा रहा है कि इनिशियली मेरा जो मास m था वो एक्स एक्सिस के अलोंग ये था, उसका इनिशियल ओरिएंटेशन ये था। टाइम t पे उसका ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो है उसका ओरिएंटेशन एंगल थीटा हो गया। यानी कि इस मास m का जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो क्या होगा, थीटा डॉट ही होगा। और ये जो ओमेगा है वो क्या है, अगर ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और रेडियस उस इंस्टेंट पे r है तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूं v/r। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं कि r डॉट इज इक्वल टू माइनस a थीटा डॉट, तो ये बहुत ही सिंपल था, इस फॉर्मूला से आ गया। ओमेगा इज इक्वल टू v/r होगा क्योंकि ये v जो है वेलोसिटी ये परपेंडिकुलर है, रेडियस r है, तो उस इंस्टेंट पे उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो v/r होगा। लेकिन ये ओमेगा और ये थीटा डॉट दोनों सेम होगा। सेम इसलिए होगा क्योंकि टाइम t के बाद ये जो मास m है उसने भी x एक्सिस के साथ एंगल थीटा मूव किया है, उसका भी ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड इनिशियल डायरेक्शन, फिक्स्ड इनिशियल x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये थीटा एंगल मूव किया है। ठीक है, अब ये थीटा एंगल मूव किया है, इसको मैंने ये पूरे इतने लंबे चौड़े डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। इसको आप थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे। आपका जो स्ट्रिंग है इनिशियली वो टेंजेंट के डायरेक्शन में है, उस पॉइंट के किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पे जो आपका स्ट्रिंग है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और टेंजेंट और रेडियस क्या है, हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। तो अगर टाइम t में आपका जो रेडियस है वो थीटा एंगल मूव किया है तो जो टेंजेंट है वो भी तो थीटा एंगल मूव करेगा। इनिशियली आप कहां थे, इनिशियली आप इस डायरेक्शन में थे जो इस रेडियस का टेंजेंशियल था। टाइम t होने पे क्या है, आप एक नए रेडियस के टेंजेंट में है, आप एक नए रेडियस के टेंजेंशियल में है, और नया रेडियस जो है वो पुराने रेडियस से थीटा एंगल पर है। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका अभी का जो पोजीशन है जो इस रेडियस के टेंजेंशियल है वो थीटा एंगल पर होगा। तो आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन समझ सकते थे या इस ज्योमेट्री को भी बनाकर आप समझ सकते थे। तो हमने अब दिखा दिया कि L डॉट जो है मेरा वो क्या हो रहा है, mv r डॉट, L डॉट मतलब dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mv r डॉट। अब mv r डॉट को हमने दिखा दिया है माइनस a थीटा डॉट, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस mv a। अब थीटा डॉट क्या है, थीटा डॉट इज इक्वल टू ओमेगा, अभी मैंने प्रूव किया ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट। उसके बाद क्या है, ओमेगा क्या होता है, v/r, इसको भी इसमें डाल दो तो हो जाएगा माइनस mv² by r
ए। ओमेगा इजकल टू वी बाई आर को हमने यहाँ पे प्रूफ किया, पुट किया, ओमेगा इजकल टू वी बाई आर, तो ये वी इंटू वी स्क्वायर बाई आर हो गया। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, एल डॉट इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू ए। अभी आपको बहुत सिंपल सा कुछ लग रहा है, ये क्या है? ये बेसिकली ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज एल डॉट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर क्या है? ये वाला फोर्स। किसी भी इंस्टेंट पे क्या होता है, टेंशन टी जो लगता है, टेंशन टी क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो इस टेंशन टी का टॉर्क अबाउट दिस ओ, तो हम हमेशा से ये जानते थे कि dl बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क होता है। एग्जैक्टली उसी चीज को देखिए हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो मेरा L डॉट है दैट इज dl बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू दिस एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी ये टेंशन इनटू ए। क्योंकि अगर आपको इस टेंशन का जो फोर्स है T, उसका टॉर्क फाइंड करना है अबाउट दिस पॉइंट O, तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टेंशन विद दिस रेडियस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है sin 91, तो विल बी T दैट इज टेंशन इनटू दिस A। वही चीज यहां पर आ गया, एम वी स्क्वायर बाई आर दैट इज T इंटू A। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये जो टेंशन है ये आपको नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए आपका L डॉट या चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव हो रहा है। dl बाई डी टी इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू ए। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, देखिए किस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता जा रहा है, v है, तो एंगुलर मोमेंटम मेरा ऊपर की ओर है L। टॉर्क को अगर आप राइट हैंड प्रोडक्ट रूल से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि टॉर्क जो आपका है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसी के कारण क्योंकि टॉर्क आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये जो मेरा टॉर्क है इस L को डिक्रीज कर रहा है। और कैसे डिक्रीज कर रहा है, dl बाई डी टी इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू ए। और इसलिए देखिए जब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि द रेडियस ऑफ दिस पोल इज स्मॉल बट नॉन जीरो, क्योंकि देखिए ये जो रेडियस ऑफ द पोल है इसका अब यहाँ पे बहुत क्रूशियल रोल है इस ए का, क्योंकि इस ए के कारण ही टॉर्क लग रहा है। जनरली हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो क्या होता है, जो टेंशन होता है वो सारे फोर्स रेडियल डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर हो गया तो जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाता है, इट इज पासिंग थ्रू सेंटर, तो उसके कारण टॉर्क जीरो होता है। इस क्वेश्चन में क्या खासियत है कि जो टेंशन है T, ये इस O सेंटर से पास नहीं कर रहा है, इसके पास ये एक लीवर आर्म आ गया, और इसी लीवर आर्म A इसके कारण ये टॉर्क लगा रहा है, और उस टॉर्क के कारण मेरा dl बाई डी टी आ गया, यानी एंगुलर मोमेंटम मेरा चेंज हो गया। इस क्वेश्चन में क्या था कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि जो मेरा मोशन हो रहा है सारा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एंगुलर मोमेंटम मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में है। टॉर्क जो है आप यहां से फाइंड कर लीजिए, ये टेंशन फोर्स और इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। एंगुलर मोमेंटम आपका ऊपर की तरफ है, टॉर्क आपका नीचे की तरफ है, और तो इसीलिए dl बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू माइनस, ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज करता जा रहा है। और क्यों डिक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी ये टेंशन फोर्स, इनटू ए। ए क्या है, रेडियस ऑफ द पोल,